व्यवधान होते रहे और जो आसंदी पर बैठे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वो भी कुछ खास सत्ता पक्ष के लोगों को चुप कराते हुए नजर नहीं आए और इस पर संसद में जो दूसरे कांग्रेस के सांसद हैं उन लोगों ने आपत्ति भी जतलाई। तो कुल मिलाकर लोकसभा में जब राहुल गांधी बोलते रहे तो उतने देर एक हो हल्ला होता रहा। हालांकि राहुल गांधी ने फिर भी अपनी बात पुरजोर तरीके से सामने रखी और उन्होंने आज अपने बात की शुरुआत संविधान के महत्व को लेकर की और बीजेपी से एक सवाल किया कि क्या आप वाकई संविधान की इज्जत करते हैं? क्या आप मानते हैं कि संविधान में जो कुछ लिखा है वही सच है, वही होना चाहिए, क्योंकि आपके पुरखे तो कुछ और कहते हैं। राहुल गांधी के शब्द दूसरे थे, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनका सार है उनकी बातों का, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर जिक्र किया कि जिन लोगों की आप पूजा करते हैं वो तो संविधान पे ये मानते थे कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। यानी संघ के नेताओं की याद दिला दी कि किस तरीके से संघ ने हमेशा संविधान का विरोध किया है। उसी संघ से निकली है बीजेपी, जो आज संविधान की रक्षा करने का दम भर रही है, संसद में संविधान पर बहस करा रही है और उस बहस में बार बार कांग्रेस पर आरोप डाल रही है कि कांग्रेस ने संविधान को खत्म किया है या उसमें छेड़छाड़ की है या उसको संविधान का दुरुपयोग किया है। ये सारे इल्जाम बीजेपी लगातार लगा रही है। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने, महुआ मोइत्रा ने, अखिलेश यादव ने, इन लोगों ने बता दिया कि बीजेपी की असलियत क्या है और आज राहुल गांधी उतरे संसद में और उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया। तो राहुल गांधी ने उन्होंने अपने भाषण में द्रोणाचार्य का जिक्र किया, एकलव्य का जिक्र किया कि किस तरह से एकलव्य के हक को मारा था द्रोणाचार्य ने, केवल इसलिए क्योंकि एकलव्य जो थे वो भील जाति से आते थे, आदिवासी थे और वो चूंकि निचली जाति से आते थे, इसीलिए ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए एकलव्य का हक मारा और राहुल गांधी ने यही कहा कि आज आप उसी तरह अदानी को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सारे एकलव्य जितने हैं उनका आप हक मार रहे हैं, चाहे आप धारावी में अदानी को जमीन सौंप दें या बाकी सारी चीजें आप अदानी को सौंप दें और उस तरह से आप हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों छोटे और लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के जो उद्योगपति हैं आप उनका हक मार रहे हैं, नौजवानों का हक मार रहे हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने आज कही और राहुल गांधी के इस भाषण से क्या बीजेपी अब अपना बचाव कर पाएगी? क्योंकि आज जिस तरह से राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी के नेता बार बार उनकी हंसी उड़ाते दिखे, उनका मखौल उड़ाते दिखे, उससे जाहिर है कि जब मोदी आएंगे संसद में जवाब देने तो वो भी इसी लाइन पर अपना भाषण देंगे, वो राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से गलत साबित करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी या मोदी के उपहास उड़ाने से राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, आज जो सदन में बातें रखी हैं, उनका जवाब बीजेपी दे पाएगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल हमने प्रियंका गांधी को सुना जिन्होंने भी वही सारी बातें कही जो इंडिया गठबंधन जिस लाइन पर अभी पूरे देश की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहा है, संसद में जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहा है। कल प्रियंका गांधी ने संभल, हाथरस, इन तमाम घटनाओं का जो जिक्र किया, आज राहुल गांधी ने भी हाथरस की उस घटना का जिक्र किया और क्योंकि वो अभी उस युवती के परिवार से मिलकर आए थे, क्योंकि ओम बिरला ने उनको भी यहाँ टोका था कि संविधान में क्या लिखा है, तो फिर उन्होंने बोला कि जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ वो बातें क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि आप किसी दलित का हक मारें? क्या संविधान में कहीं ये लिखा है कि अपराधी बाहर घूमे और जो निर्दोष हैं या जो पीड़ित है वो अपने घर में कैद होकर रह जाए? ये सारी बातें जो राहुल गांधी ने आज कही हैं और जिस तरीके से आज सुबह जब किरण रिजिजू जो है उन्होंने अपना जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने जमकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, जैसे उन्होंने ये कहा कि लोगों को भारत के बारे में कुछ भी बोलते रहने से समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे देश की वैश्विक छवि जो है वो प्रभावित होती है और कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत में कोई भेदभाव नहीं होता और भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं ये बताने के लिए वो तुलना कर रहे हैं कि फ्रांस या स्पेन और इंडोनेशिया जैसे देशों में कितना भेदभाव होता है अल्पसंख्यकों के साथ। और किरण रिजिजू ने एक बात और कही थी कि जो पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक हैं वो शरण लेने भारत आ जाते हैं, इससे समझ में आता है कि भारत में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं। ये जो एक उदाहरण दिया ये तो बहुत हास्यास्पद है क्योंकि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यानी
हिंदू या बौद्ध या जैन, और वो अगर आ रहे हैं भारत में, तो जाहिर है यहाँ पर वो उस तरीके से अल्पसंख्यकों में उनकी गिनती शुमार नहीं होती। यहाँ पर अल्पसंख्यकों का मतलब जो है पहले मुसलमान और दूसरे ईसाई, ये जो दो वर्ग हैं ये सबसे ज्यादा पीड़ित और उत्पीड़ित होते हैं। आज किरण रिजिजू इसी पर वो करते आए और उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान मेरे हिसाब से दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कुछ घटनाएं होती होंगी, घर परिवार में भी झगड़े होते हैं, ये कहा किरण रिजिजू ने। तो एक तरफ किरण रिजिजू का ये कहना कि विदेश जाकर आप भाषण देते हैं उससे देश की छवि प्रभावित होती है, जाहिर है वो राहुल गांधी पर ही बोल रहे थे। और यहाँ पर राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए समिता जी, आज राहुल गांधी का हालांकि भाषण उनके पिछले भाषणों के मुकाबले काफ़ी छोटा था, लेकिन वो काफ़ी छोटा होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा मारक था। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बेचैनी देखी गई उनके भाषण के दौरान, वो काबिले गौर थी कि बीजेपी किस तरीके से परेशान दिखाई दी राहुल गांधी के भाषण से। और बीच में कई बार डिस्टर्ब करने की कोशिशें भी हुई, और यहाँ तक कि जो स्पीकर थे ओम बिरला साहब, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए। फिर उनको कहना पड़ा कि आप जो है वो माननीय सदस्य महोदय, आप इस चेयर को देखकर आप बात कीजिए। ये मतलब बीच में 2 बार टोका उन्होंने स्पीकर साहब ने, ओम बिरला साहब ने। तो ये उनका टोकना जो था वो साफ तौर पर समझ में आया कि उनका चेहरे का भाव पढ़ा जा सकता है स्पीकर का, कि लग रहा है कि जैसे शाम को मोदी जी बुलाकर कुछ कहेंगे कि तुमने राहुल गांधी को बीच में व्यवधान पैदा क्यों नहीं किया। हो सकता है इस तरह की बातें होती हैं, हमें मालूम नहीं है कि मोदी जी कुछ कहते हैं बिरला जी से नहीं कहते हैं, ये बिरला जी ही जानते होंगे या मोदी जी जानते होंगे। बड़े लोगों की बातें हम लोग तक पहुंचती नहीं हैं। लेकिन वो उनके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ परेशानी हो रही है। और जैसा कि राहुल गांधी ने खुद जो था उनसे एक बार कहा था कि आप जब मुझसे मिलते हैं तो सीना तान कर मिलते हैं, और मोदी जी से मिलते हैं तो सिर झुकाकर मिलते हैं, इस तरह की कुछ बात कही थी राहुल गांधी ने। तो वो चेहरे पर बिरला साहब के भाव जो था वो साफ तौर पर समझा जा सकता था। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज बातें कही समिता जी, असल में उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को केंद्र में रखा और पूरी उसकी एक भूमिका बनाई, और उसको उन्होंने जस्टिफाई किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति की उपासक है। और फिर सावरकर के बयान के जरिए उनके वांग्मय से वो निकाल कर लाए थे, बाकायदा पेज भी उन्होंने बताया कि उस पेज पर सावरकर ने ये लिखा है। और उसको लेकर फिर उन्होंने कहा कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी सावरकर की जिस विचारधारा पर चलती है, हालांकि सावरकर को भी उन्होंने काफ़ी बाद में एडॉप्ट किया है, और सावरकर के ना रहने पर सावरकर को एडॉप्ट किया है। असली तो इनके गुरु गोलवलकर हैं, और वो भी यही बातें करते थे जो सावरकर ने कही हैं। लेकिन सावरकर से उस समय, सावरकर के जीते समय इन्होंने दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन बाद में सावरकर को इन्होंने अपनाया है। तो ये जो उन्होंने बताया कि भाई आप जो है जो सावरकर कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा उद्धृत किया, आप सावरकर को एक तरीके से कहा जाए आप उनका अपमान कर रहे हैं अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, चूंकि ये तो संविधान को विदेशी बता रहे हैं और कहने इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, ये कह रहे हैं। तो ये जो प्रहार किया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। अब नरेंद्र मोदी जब आएंगे तब देखना होगा कि वो सावरकर के पक्ष में खड़े होते हैं कि सावरकर के विरोध में खड़े होते हैं। ये नई चुनौती एक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के सामने पेश कर दी है कि आप बताइए कि आप सावरकर के पक्ष में हैं या सावरकर के विरोध में हैं। इसी से तय हो जाएगा कि आप संविधान के पक्ष में या संविधान के विरोध में हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने 2 टूक जिसको कहते हैं बातें सुनाकर और बता दिया। उन्होंने 2 विचारधाराओं का जिक्र किया, और जिसके बारे में पहले भी कांग्रेस के दूसरे नेता भी ये बोल चुके हैं। या तो आप गांधी को जिंदाबाद बोल दीजिए या आप गोडसे को जिंदाबाद बोल दीजिए, दोनों को आप एक साथ जिंदाबाद नहीं बोल सकते, क्योंकि एक को मुर्दाबाद बोलना जरूरी ही है। तो आप ये तय कर लीजिए, आप बता दीजिए खुलकर कि आप किस तरफ हैं। और कल प्रियंका गांधी ने भी बोला था, आज राहुल गांधी ने भी बोला कि हम जो इधर बैठे हुए लोग हैं, हमारी जो विचारधारा है वो संविधान को बचाने की है, हम इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं। और जब राहुल गांधी ये इंडिया गठबंधन का जिक्र बोल रहे थे, तो कर रहे थे, तब सत्ता पक्ष की तरफ से फिर से हंगामा हुआ। यानी वो बीजेपी जो इस इंतजार में बैठी है कि कब इंडिया गठबंधन में फूट पड़े और कब उसको थोड़ी सी राहत मिले, उसको आज एक बार फिर निराशा हुई होगी। क्योंकि कल जिस तरह से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या महुआ मोइत्रा, इन सारे लोगों ने भाषण दिया, लगभग एक लाइन का मतलब एक ही तरह के उनके भाषण थे। आज राहुल गांधी ने जब जो बातें कही या बाकी लोगों ने, तो वो उसमें भी ये नजर आ रहा है कि वो सब के सब संविधान को बचाने के लिए और संविधान को ही केंद्र में रखकर बात करना चाहते हैं। मोदी यहाँ इस समय दूसरा खेल कर रहे हैं, वो संविधान को केंद्र में रखा हुआ दिखा तो रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह हाशिए पर चला जाए और केंद्र में आ जाए वो मनुस्मृति जिसके तहत बीजेपी काम करना चाहती है
और जो बार बार इनके नेताओं के मुंह से निकल भी जाता है कि जिस तरह वो भारत को एक अखंड हिंदुस्तान या अखंड भारत की जो बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने जो अभी जिन जज महोदय पर महाभियोग की बात हो रही है, शेखर कुमार यादव, उनकी बातों को उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल 200% सही बोल रहे हैं। ये गिरिराज सिंह का बयान था। तो मोदी को बता देना चाहिए कि वो शेखर यादव की बात से सहमत है या नहीं सहमत है। इस एक बात को आज के इस समय में अगर वो इतना ही बता दें तो भी समझ में आ जाएगा कि वो आखिर में संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ खड़े हैं। आज अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने जो अपना फिर से, वो पहले जैसे एक बार उन्होंने भाषण दिया था, अभय मुद्रा का जिक्र किया था, आज फिर से अभय मुद्रा का ही जिक्र उन्होंने किया। और आज उन्होंने जब वो बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, जाहिर है क्योंकि वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, तुरंत उन्होंने हिंदी में शिफ्ट किया, थोड़ा सा वो लड़खड़ाए, 4-5 साल का वो युवा उन्होंने बोल दिया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनके दिमाग में अंग्रेजी का उस समय वो यंग शब्द चल रहा होगा, हिंदी में उसका तर्जुमा उन्होंने युवा से किया। तो सत्ता पक्ष के जो बैठे लोग थे उन्होंने हंसी उड़ाई। फिर उन्होंने बोला कि हम धनुष पकड़ के, और वो तपस्या कर रहे, तो धनुष और तपस्या, तो फिर राहुल गांधी ने तपस्या शब्द का अर्थ भी बताया। ये जो सारी बातें जब राहुल गांधी, यानी क्या बीजेपी ये मानकर चलती है कि देश की जो पौराणिक कथाएं हैं या हिंदी है या जितना भी ये सब पुराणों की जो कहानियां, इन सब पर उसका कॉपीराइट है, और विपक्ष का कोई नेता अगर वो अंग्रेजी में, हिंदी में, किसी और भाषा में बोले तो वो उसका मखौल उड़ाएंगे। मतलब जो विचार है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, संदेश जो है उनका, उसको जबरदस्ती दबाने के लिए क्या बीजेपी में बैठे लोग जो हैं वो हंसी उड़ा रहे थे राहुल गांधी की, और बार बार ये बताने की कोशिश कि आप जो भी बोलोगे हमारे लिए, हम आपकी छवि जो है वो हम एक पप्पू या जोकर, जिस तरह से जो बीजेपी की कोशिश रहती है कि हंसी उड़ाएं, जो वो सोशल मीडिया पर करती है, क्या वैसे ही ट्रोलिंग आज बीजेपी के सांसदों ने सदन के भीतर करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की सुमित्रा जी, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उनकी कोशिशें जो है वो नाकाम भी रहीं, और ये ऐसा उनको करना ही था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो मोदी जी के लिए बोलने का रास्ता कैसे बनाते। तो मोदी जी के लिए बोलने का रास्ता थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। मोदी जी भी आकर इसी लाइन पर आकर बातें करेंगे, लेकिन मोदी जी अगर बातें करेंगे इस लाइन पर अगर आकर, तो मोदी जी को भी समझना पड़ेगा कि अब विपक्ष जो बहुत तगड़ा है, तो मोदी जी के लिए भी बोलना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से ऊधम मचा रही थी सुमित्रा जी, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, चूँकि राहुल गांधी ने इतिहास का हवाला देते हुए और महाकाव्यों का हवाला देते हुए, पौराणिक कथाओं का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये साबित कर दिया कि आप मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और आप जो है वो किस तरीके से जो उन्होंने इस्तेमाल भी किया शब्द की द्विज, यानी द्विज जो हैं, जो ऊंची जातियां जो कही जाती हैं, वो ऊंची वो नीची कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जो अब तक समाज में चला आ रहा है जो ऊंची जातियां हैं, आप उनके समर्थक हैं, और आप दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आप हाथ का अंगूठा काटना चाहते हो। फिर उन्होंने इस बात को कई तरीके से समझाया भी कि आप जब जो है अडानी को बंदरगाह, पोर्ट सब दे देते हैं तो आप किसका अंगूठा काटते हैं, जब आप पेपर लीक कराते हैं तो आप जो है युवाओं के हाथ का अंगूठा काटते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये सब बातें समझाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी को परेशान करने वाली चीज़ थी। होता ही ऐसा मित्र जी कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है तो हम उसको मखौल में उड़ाना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी आज समझ में आई कि उसके पास राहुल गांधी के सवालों के कोई जवाब नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको द्रोणाचार्य के समर्थन में खड़ा होना है कि एकलव्य के समर्थन में खड़ा होना है। ये उसके सामने दिक्कत आ गई है, क्योंकि गुड़गांव का नाम तो गुरुग्राम कर दिया जाता है, बीजेपी कर देती है। तो अब उस गुरुग्राम जिसके नाम पे किया गया है, तो उस गुरुग्राम जो गुरु द्रोणाचार्य, जो उसका रेलवे स्टेशन भी आपने मेट्रो स्टेशन बना दिया है, तो आप गुरु द्रोणाचार्य के समर्थन में खड़े हैं कि एकलव्य के समर्थन में खड़े हैं? ये बीजेपी के सामने संकट है। तो आज देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जब सदन में आते हैं तो वो द्रोणाचार्य के समर्थन में है कि एकलव्य के समर्थन में है। राहुल गांधी ने बड़ी लंबी लकीर खींची है, और इस लंबी लकीर को मिटा पाना नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है, क्योंकि उनको अब ये तय करना पड़ेगा कि वो द्रोणाचार्य के पाले में खड़े हैं कि एकलव्य के पाले में खड़े हैं। समिता जी जी बिल्कुल, और राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से एकलव्य का उदाहरण दिया, और ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम अनूठा उदाहरण है या पहली बार दिया जा रहा है, लेकिन आज राहुल गांधी के अपने भाषण में, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बमुश्किल 15-20 मिनट का उनका भाषण था, और उसमें उन्होंने कुछ ही मुद्दों पर अपनी बात को फोकस रखा। मतलब वो उन्हीं 2-4 बातों को उन्होंने उठाया और उसी में
क्योंकि बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो उसी में समझ में आ जाती है। अदानी को जिस तरह से बीजेपी या मोदी जो है सारे नियमों को धता बताकर फेवर करते रहे हैं और कर रहे हैं, और अदानी को लेकर जिस तरह से संसद लगातार ठप हो रही है, आज राहुल गांधी ने फिर से अदानी का जिक्र कर दिया, कल प्रियंका गांधी ने किया था। अब इन बातों को भले ही लोकसभा की कार्रवाई से हटाया जाएगा, ये शब्द निकाल दिए जाएंगे क्योंकि ये शब्द बोलना गुनाह हो गया है अब, लेकिन लोग अब सुन चुके हैं और बार बार सुन रहे हैं तो समझ भी रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज जातिगत जनगणना का फिर से ऐलान किया। इसी सदन में वो पहले भी कह चुके हैं कि हम कराएंगे। आज राहुल गांधी ने एक और बात जो कही अमलिंदु जी, 50% आरक्षण की, कि आपको जो करना है कर लो, हम तो इसको करा के रहेंगे। यहाँ पर क्योंकि राहुल गांधी का जो अमेरिका में दिया हुआ बयान था उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा था, और उसके बाद पूरी बीजेपी ने पहले हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में यही बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। आज जो शांभवी चौधरी जो है लोजपा की सांसद, उन्होंने भी पहली बार संसद में पहुंची और उनको भी यही जो भी बताया गया होगा, तो उन्होंने भी आरक्षण को लेकर मतलब जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन्हीं को घेरा। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज सदन में ये कह दिया है कि हम 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे, आपको जो करना है कर लो, ये जो सीधी चुनौती है बीजेपी अब किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि संविधान और आरक्षण ये जो दो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी हमेशा से दबती आई है कांग्रेस के आगे। आज एक बार फिर क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को एकदम वो कर दिया है, पटकनी दे दी है। बिल्कुल सुमित्रा जी, बीजेपी को ज़बरदस्त पटकनी दी है और बीजेपी के सामने संकट खड़ा कर दिया है कि उसको जातिगत जनगणना के समर्थन में या उसके विरोध में खड़ा होना होगा। नरेंद्र मोदी को आज ये स्पष्ट करना होगा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि विरोध में है, आरक्षण को 50% की सीमा तोड़ने के पक्ष में है कि विरोध में है। नरेंद्र मोदी को ये स्पष्ट करना होगा। हालांकि वो करेंगे नहीं, वो लच्छेदार बातें करेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन वो इधर उधर की बातें आज विपक्ष उनका सुनने के लिए नहीं बैठा है, चूँकि ये विपक्ष जो है वो 2019 वाला नहीं है, जो ये 2024 वाला है। तो नरेंद्र मोदी को मुद्दों पर आज बात करनी पड़ेगी, वरना नरेंद्र मोदी का बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी आकर क्या बोलते हैं और कब बोलते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, ये सब जब बोलेंगे तब आएंगी चीज़ें। लेकिन एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि राहुल गांधी ने आज दो बड़े मसले जो हैं वो नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियों के तौर पर पेश कर दी है, जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन की सीमा 50% को तोड़ना, उसको आगे बढ़ाना। ये दो बड़े मुद्दे जो हैं राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने खड़े कर दिए हैं। अब बीजेपी इसका किस तरीके से निपटान करती है बीजेपी को देखना होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस पर निश्चित तौर पे दबाव महसूस हो रहा होगा और नरेंद्र मोदी अब क्या करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज ये बातें रखी हैं वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं और साफ तौर पर समझा सकता है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी यही इंतजार कर रहे हो कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर वो तैयारी करके बोलें कि उनको क्या बोलना है। सुमित्रा जी जी बिल्कुल। और जब इधर संविधान पर चर्चा चल रही है अमलेंदु जी, और उधर जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर आज किसानों पर फिर से एक कहना चाहिए मोदी सरकार का नया अत्याचार जो है वो और सामने आ रहा है। और आज जो है बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उनका एक बड़ा विवादास्पद बयान आया। उन्होंने कहा कि 2021 में 1 साल तक टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के जो नशेड़ी बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और उन्होंने इसके अलावा एक और गंभीर बयान ये दिया कि जहां जहां किसान बैठे उसके आसपास के गांवों की करीब 700 लड़कियां लापता हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी इस बयान को उस पर उससे किनारा करेगी या उसको मानेगी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है अमलेंदु जी जब किसानों पर इस तरीके से पहले जब पिछले बार किसान आंदोलन हुआ था जिसमें 13 जो साल भर से ऊपर जो चला था 13 महीने तो उसमें किसानों को खालिस्तानी बोला गया, देशद्रोही बोला गया और जाने तमाम तोहमतें उन पर लगाई गई। अब जो है उनको नशे का कारोबार करने वाला या जो जिस तरीके से ये लड़कियों को गायब करने वाला, ये सारे जो गंभीर इल्जाम लग रहे हैं, क्या बीजेपी अब खुद को किसानों का हितैषी बता पाएगी? क्योंकि ये मोदी सरकार के 4 साल के भीतर भीतर हम ये दूसरी बार देख रहे हैं कि किसान जो हैं सड़क पर इस तरह से बैठे हुए हैं। पिछले बार 13 महीने का आंदोलन चला था, इस बार 10 महीने से वो मतलब फरवरी से वो बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और उनको दिल्ली आने दिया नहीं जा रहा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको बल प्रयोग नहीं करना है, उसके बाद भी किसानों पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है। और उधर जो किसान नेता है डल्लेवाल, उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही है, अनशन पर बैठे हैं।
इसके बाद बीजेपी किस तरह से संविधान पर चर्चा करा सकती है। और कल हमने देखा मोदी की तस्वीरें जो प्रयागराज की थी, आराम से वो स्टीमर में बैठ के और गंगा की लहरों का, त्रिवेणी की लहरों का आनंद ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो आकर किस मुंह से ये सारी बातें बोलेंगे कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं और 24 घंटे में से 25 घंटे काम कर रहा हूं और सोता नहीं हूं और दिन रात में इन्हीं की चिंता में घुलता रहता हूं। क्या लग रहा है कि मोदी कब तक लोगों को इस तरह से मूर्ख बना पाएंगे? संमित्रा जी, अब ज़्यादा मूर्ख नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2024 में भी ज़्यादा लोगों को मूर्ख नहीं बना पाए, लोगों ने मूर्ख बनना कम कर दिया। और प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से कहा था कि भाई अगर ये 2024 में जो चुनाव परिणाम आए हैं ये नहीं आते तो ये संविधान नहीं करते, तो इनको इसीलिए संविधान करना पड़ रहा है। तो मोदी ये तो समझ चुके हैं कि वो अब ज़्यादा मुख नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि मोदी अब इस मोड में आ चुके हैं कि जो होना था वो हो चुका, अब ज़िंदगी के मज़े ले लिए जाएं। तो जहाँ घूमना घामना है, स्टीमर में घूमना है और लोगों से मिलना मिलाना है, वो सारे ज़िंदगी के मज़े पूरे किए जाएं जनता के खर्चे पे। चूँकि प्रधानमंत्री बन ही गए हैं और फिर बनना नहीं है, धोखे से बन गए हैं अभी भी, तो जब तक हैं तब तक जो मज़े लिए जाएं। तो इस मोड में आ चुके हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इतना महत्वपूर्ण दिन कल था 13 दिसंबर का, संमित्रा जी, की संसद पे हमले की बरसी थी। जवानों को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित नहीं थे। नरेंद्र मोदी प्रयागराज में स्टीमर में घूम के वो अपना मौज ले रहे थे, वो अपना मौज ले रहे हैं। यानी इतनी बड़ी घटना की बरसी पर भी नरेंद्र मोदी की संवेदना जो है वो कतई नहीं जाएगी। ये साफ तौर पर समझा सकता है, और ये समझा सकता है कि शहीदों के प्रति कितना अपमान का भाव नरेंद्र मोदी के मन में रहता है, ये इस बात से जाहिर होता है। और संविधान के प्रति भी कितना अपमान का भाव है, ये भी इससे समझा सकता है कि संविधान पर सदन में चर्चा हो रही है और आप सदन से गायब हैं। कल भी आप नहीं थे और आज भी आपसे भाषण देने के लिए अपना आएंगे और आप सदन से गायब हैं। क्योंकि सदन में आप आएंगे तो संविधान पर चर्चा हो रही है, उसके दौरान आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कल जैसे शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत जब सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ है संविधान, कि भाई आप जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिरा रहे थे, आप जिस तरीके से पैसे के बल पर सरकारें तोड़ रहे थे, कहाँ है संविधान, तो इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आज राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, संबल का भी सवाल उठाया, मणिपुर का भी सवाल उठाया, प्रियंका गांधी ने भी उठाया था। ये सारे सवालों के जवाब देने होंगे। तो इसलिए अब जो आपने जिस सांसद का जिक्र किया शर्मिष्ठा जी, ये बातें तो कंगना रनौत भी कह चुकी हैं। ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे। एक डिबेट में मैं खुद था, एक एंकर जो था वो इस तरह की बातें कर रहा था, तो मैंने उसको तुरंत रोका कि भाई आप ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता उसके समर्थन में बोलने लगे। तो यानी मीडिया और बीजेपी के लोग इस तरह की बातें करते रहे। और जो मीनाक्षी लेखी जो थी उन्होंने तो कहा था मवाली, हालांकि बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। कंगना रनौत से बीजेपी ने किनारा किया कि ये बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन यही बातें कही थी। तो अब अगर बीजेपी इस तरीके से किनारा करती रहेगी, उसके लोग सब बोलते रहेंगे, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। बीजेपी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर किसानों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी कहे कि उसका ये ऑफिशियल स्टैंड है, ये बीजेपी को साफ तौर पर कहना पड़ेगा। और हो सकता है प्रधानमंत्री आज ये कह भी दें कि ये ऑफिशियल स्टैंड है, चूंकि अब चुनाव तो अभी फिलहाल तो दूर लग रहा है। मध्यावधि चुनाव की अगर कोई संभावना नहीं है तो अभी चुनाव में नहीं जाना है। और आसपास कोई ऐसा चुनाव भी नहीं है, दिल्ली में किसानों का कोई उस तरीके का मसला भी नहीं है, वोट भी नहीं दिल्ली में किसानों के इस तरीके से जो प्रभावित कर सकें। तो इसलिए अब नरेंद्र मोदी भी ये बात कह सकते हैं कि भाई किसान जो है इस तरह की बातें कर रहे थे। तो अब देखते हैं नरेंद्र मोदी उस सांसद के पक्ष में खड़े होते हैं कि उस सांसद के विरोध में खड़े होते हैं। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल। और अगर सांसद की बातों से बीजेपी सहमत नहीं है तो भी सांसद महोदय को ये तो बताना ही चाहिए कि अगर वो नशे की बात कर रहे हैं या 700 लड़कियों के गायब होने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है ये हरियाणा की बात अगर वो कर रहे हैं और हरियाणा उसमें लगातार बीजेपी की ही सरकार है, तो फिर या तो वहां की सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले या कि ये साबित करे कि ये वाकई किसानों का किया धरा है। तो बीजेपी जो है वो किसानों के मुद्दे पर भी फंसी हुई नजर आ रही है। आपने बताया कि राहुल गांधी ने मणिपुर का भी जिक्र किया, कल माफ कीजिए प्रियंका गांधी ने भी मणिपुर का जिक्र किया था। और आज किरण रिजिजू जो है उनका एक और हास्यास्पद बयान, वो कहते हैं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत में थे और कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री जितनी बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर चुके हैं, उनकी सरकार के मंत्री वहां कभी भी नहीं गए थे। अमरिंदु जी, क्या किरण रिजिजू ये बोल पाएंगे कि मोदी अभी तक मणिपुर क्यों नहीं जा पाए हैं? क्यों मणिपुर में अभी तक अशांति है? क्यों मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया है? क्यों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दिया जाता? क्यों वहां पर अभी तक अमन शांति बहाली नहीं हो पाई है? और क्यों मणिपुर के विधायकों से नहीं मिलते हैं मोदी? और क्यों मणिपुर पर भी संसद में चर्चा नहीं करने देना चाहते? और किस मुंह से फिर वो संविधान पर चर्चा करेंगे? क्या कहेंगे अमरिंदर?
देखिए सर मित्रा जी, मणिपुर का माँ भी नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी और इधर उधर की बातें करेंगे, इतना तो तय है। और अगर मणिपुर पे कुछ बोलेंगे तो फिर लगातार फिर सवाल उठेंगे और सदन में शोर होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये है कि अभी तक जो नारे लग रहे थे सदन के बाहर कि नरेंद्र मोदी सदन में आओ और चर्चा कराओ, तो नरेंद्र मोदी को सदन में आने को मजबूर होना पड़ रहा है चूँकि संविधान पर चर्चा हो रही है। और वरना नरेंद्र मोदी अभी नहीं आते। और जब पहुँचे थे थोड़ी देर के लिए परसों 10 मिनट के लिए लगभग, प्रियंका गांधी ने कल उसका जिक्र भी किया कि 15 दिनों में 10 मिनट के लिए नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित हुए हैं। तो वो भी इसलिए हुए थे चूँकि शाम को उनको करीना कपूर से मिलना था और करीना कपूर के बच्चों से मिलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। तो बच्चे उनके करीना कपूर के साथ में नहीं आए थे, तैमूर से मिलना था खासतौर से नरेंद्र मोदी को। तो ये समझा सकता है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने का समय भी इसलिए नहीं मिलना पड़ रहा है क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि करीना कपूर आएंगी तो करीना कपूर से उनको मिलना है। तो इसी में समय उनका बीत रहा था, मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा था। ये हो सकता है, लेकिन वो मणिपुर का माँ नहीं बोलेंगे, हमको ये पूरी आशा है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी हमको निराश नहीं करेंगे, मणिपुर पर वो बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन समिता जी, अगर नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बात नहीं करेंगे तो मणिपुर का मसला दबने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और ये नरेंद्र मोदी की विफलता के तौर पर पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी इसको अपनी भली कामयाबी माने कि साहब इतना बड़ी घटना हो रही है और लगातार 1.5 साल लगभग हो गया मणिपुर जल रहा है और नरेंद्र मोदी चैन की बंसी बजा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी इस पर खुश हो सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को हिकारत की नज़र से देख रही है कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को अब ये तय करना है कि वो किस पर चर्चा करते हैं, किस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के आज के भाषण के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ गई है समिता जी। जी अमृतु जी, एक और सवाल का जवाब चाहूंगी आपसे। आखिरी सवाल ये कि प्रियंका गांधी का कल का भाषण काफी चर्चा में रहा और हर किसी ने उसकी तारीफ की, और जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी तारीफ की, बिल्कुल दिल खोल कर, जिसको कहते हैं कि बहुत खुश नजर आए। और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रियंका गांधी के भाषण की चर्चा हो रही है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पहले भाषण से बहुत ज्यादा ये बेहतर था ये भाषण। आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में संविधान पर जो बिल्कुल कुछ चुनिंदा बिंदु हैं उन्हीं पर अपना ध्यान रखा। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि आप या तो संविधान को जो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आप सावरकर को मानते हैं या नहीं मानते, ये चुनौती उन्होंने बीजेपी के सामने पेश कर दी। फिर उन्होंने एकलव्य का जिक्र करके, द्रोणाचार्य का जिक्र करके जाति जनगणना यानी सब लोगों को, उन्होंने जो राहुल गांधी ने एक अहम बात ये कही कि अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो राजनीतिक बराबरी है, अगर ये आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं रहेगी तो राजनीतिक बराबरी का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बात भी उन्होंने कही। तो और उसके बाद उन्होंने आरक्षण को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। संभल और हाथरस की घटना का जिक्र किया, यानी जो बिल्कुल टू द पॉइंट बातें जो हैं वो राहुल गांधी ने आज रखी। क्या राहुल गांधी ने आज अपना भाषण इसीलिए संक्षिप्त रखा क्योंकि कल प्रियंका गांधी जो हैं वो पहले ही सारी चीजें तफसील से बता चुकी हैं और राहुल गांधी अपनी बात को ज्यादा विस्तार नहीं देना चाहते, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना बीजेपी को इधर उधर भटकाने का मौका मिलेगा। तो क्या किसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने आज अपनी बातों को बिल्कुल कुछ बिंदुओं पर ही केंद्रित किया और वो ज्यादा उन्होंने नई बातें की? क्या लगता है आपको, आपके विचार से क्या राहुल गांधी की रणनीति रही है? देखिए समिता जी, कल जो प्रियंका गांधी का भाषण था काफ़ी विस्तृत था और लगभग सारे मुद्दे उन्होंने देश के जो थे वो छुए। और उनका जो डेब्यू भाषण भी जिसको कह सकते हैं लोकसभा में वो था। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के विशेष सत्र में प्रियंका गांधी को बोलने का अवसर मिला और पहली बार ही संविधान जैसे गूढ़ विषय पर उनको बोलने का अवसर मिला। तो ये एक तरीके से जो संसदीय राजनीति में एंट्री जो है वो प्रियंका गांधी की कराई राहुल गांधी ने और उनकी तारीफ भी की। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को आज उतना सब बातें कहने को नहीं था जो प्रियंका गांधी पहले बोल चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन मुद्दों पर बातचीत की जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे थे और टू द पॉइंट उन्होंने मसलों को रखा और ये एक स्पष्ट लाइन खींच दी। और ये उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं की। आप देखिए अपने भाषण में उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात कही। उनका इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराएगा, इंडिया गठबंधन जो है क्या क्या कराएगा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय कर लिया है, संभल मणिपुर सबको लेकर उन्होंने सारी बातें कही। इंडिया गठबंधन की उन्होंने बात की, यानी कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा ये उन्होंने लाइन एक खींच दी। और नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपना रोल भी एक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने सारे मुद्दों को छुआ है और विपक्ष के मुद्दे क्या हैं उस पर विपक्ष एकजुट है, ये उन्होंने बात कर दी। जातिगत जनगणना का सवाल था, उस पर कल अखिलेश यादव ने भी विस्तृत तौर पर बात की थी और राहुल गांधी ने भी आज उसको टिट्टो किया, प्रियंका गांधी ने भी कल उस पर बात की थी। तो आज राहुल गांधी ने
कम शब्दों में सारे मुद्दों को एक तरह से कहा जाए वो बिंदुवार जो है वो उन्होंने रख दिया कि ये उनके मुद्दे हैं, और एक बड़ी लकीर जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने खींच दी और एक पाला खींच दिया कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप अंबेडकर के साथ हैं कि सावरकर के साथ हैं, आप मनुस्मृति के साथ हैं कि संविधान के साथ हैं, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं कि आप जातिगत जनगणना के विरोध में हैं। ये सारी उन्होंने एक लाइन नरेंद्र मोदी के लिए खींच दी कि नरेंद्र मोदी को इन पर आकर बातचीत करनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने मुद्दे तय कर दिए और उन मुद्दों पर अपनी विपक्ष की रणनीति जो है वो तय कर दी कि हमारी ये रणनीति है और हमारे ये मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि इन मुद्दों पर वो किस पाले में खड़ी है। समिता जी जी बिल्कुल, बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो संविधान पर आज का भाषण था वो इस मायने में खास रहा कि उन्होंने सीधे सीधे मोदी और बीजेपी के सामने विकल्प प्रस्तुत कर दिए कि आप या तो ये चुनिए या तो ये चुनिए, और इन दो में से आप जिसको चुनते हैं उस हिसाब से जनता समझ जाएगी कि आप किसके साथ हैं, संविधान के साथ हैं कि संघ के विधान के साथ हैं। ये जो बात कल प्रियंका गांधी ने कही थी और ये बातें कांग्रेस भी बोलती है, आज राहुल गांधी ने तमाम विपक्ष की तरफ से, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं सदन में, तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं की, उन्होंने पूरे विपक्ष की आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए अपनी बातें सामने रखी और मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब देखना होगा कि मोदी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या अपनी बातों में वो नए नए हमले करने के और कोई तरीके ढूंढते हैं, या राहुल गांधी के एकलव्य और द्रोणाचार्य और तपस्या वाले बयान को लेकर फिर उनका कोई मजाक उड़ाने का नया तरीका ढूंढते हैं। क्या करते हैं मोदी, ये हम देखेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।